नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री, आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लंबे समय बाद मीडिया में आकर बयान दिया और बयान ऐसा कि बिहार की राजनीति में जाहिर तौर पर इसकी चर्चा खूब हो रही है। पशुपति पारस अब बिहार घूमेंगे और 240 विधानसभा सीटों पर, 243 यूं कह लीजिए, सभी विधानसभा सीटों पर उनकी तैयारी होने जा रही है। इंद्रमोहन सर, सवाल ये उठता है कि एक समय था जब चिराग पासवान सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे थे, जेडीयू को नुकसान पहुंचा दिया था। अब चाचा पशुपति पारस, चूंकि केंद्र में कुछ मिला नहीं, इस बार सांसद भी नहीं रहे, राज्यसभा भी नहीं गए, वो टीस जो मन में है उसकी कमी क्या वो 2025 में पूरा करने वाले हैं और बदला लेने वाले हैं भतीजा से? देखिए, पशुपति पारस के लिए ये रामविलास पासवान भी कहते थे कि वो पार्टी के पीछे के आदमी, वह शख्स जिसके पास हर एक कार्यकर्ता का नंबर था, जो लोगों से मिलता था और पार्टी को के पीछे का पूरा कार्य संभालता था। लेकिन अगर आप पिछले उनके 5 साल के कार्यकाल को देखें तो वो कार्यकर्ता से भी दूर हुए, पार्टी से भी दूर हुए और परिवार से भी वो दूर हो गए। पार्टी मिली किसे? विरासत चिराग पासवान के पास ही आई। ऐसे में वो दम जरूर भरे कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़कर एक तरीके से कहें तो नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल जिस स्पेस में पशुपति पारस अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, वहाँ ऑलरेडी चिराग पासवान हैं, वहाँ पर जीतन राम मांझी हैं, वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, बीजेपी के पास अपने पास सम्राट चौधरी हैं। ये स्पेस अब बचता कहाँ है जिसमें पशुपति पारस भी सेंधमारी कर पाएंगे? दूसरी बड़ी बात कि किसी भी पार्टी को 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार दे देना ये इतना भी आसान नहीं है। बिहार में ये कांग्रेस के साथ हो रखा है। कांग्रेस चाहकर भी उम्मीदवार वहां नहीं दे सकते। अगर उसने बहुत सारी सीटों की मांग कर दी और सीटें मिल भी जाती है तो क्या उम्मीदवार मिलता है? ये सवाल हर बार वरिष्ठ पत्रकार उठाते हैं कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपको उम्मीदवार इधर उधर से लेना होता है, फिर आप चुनाव लड़ा सकते हैं। और पशुपति पारस के साथ ये दिक्कत है कि उन एक तरीके से उनकी पार्टी लगभग खत्म है, कोई बैकअप नहीं है पार्टी के पास। भले ही वो कहें, लेकिन क्या नेता के तौर पर पशुपति पारस की स्वीकार्यता आज के दिन में अगर कहें तो 243 विधानसभा में है? क्या वो चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि अगर दम होता तो बीजेपी उन्हें जरूर लोकसभा चुनाव में टिकट देती। लेकिन सर, सवाल यह है कि कई ऐसी सीटें रही, हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और लोग भी पूछते हैं कि बहुत ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जीत का अंतर 500 का रहा, कहीं 1000 का रहा, 2000 का रहा, ऐसी कई विधानसभा सीटें। अगर पशुपति पारस 243 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट देते हैं, 2-2000, 5-5000, 10-10 भी वोट कटता है, तो नुकसान किसे होगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब इसका उदाहरण बहुत आसान है। इसके पहले भी बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव हुए तो कुछ दलों का एक थर्ड फ्रंट भी बना जिन्होंने वोट काटने की पूरी कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, AIMIM, बहुजन समाज पार्टी, सब एक साथ आए चुनाव में, अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने वोट काटने की कोशिश भी की, लेकिन कितना वोट कटा? क्या जीत हार के उसमें कहीं ये फैक्टर काम कर रहे थे? तो चुनाव के बाद विश्लेषण में लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। जहां पर उम्मीदवार बड़ा है, जिस उम्मीदवार का कद बड़ा है और अगर वह उस पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वही वोट काट सकता था। बाकी पार्टी के नाम पर किसी कैंडिडेट ने वोट नहीं काटा। आप उदाहरण के तौर पर लोकसभा का चुनाव देख सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में BSP चुनाव लड़ रही थी तो BSP का प्रभाव सिर्फ 2 ही सीटों पर दिखा, इसलिए क्योंकि उनके उम्मीदवार बहुत बड़े मजबूत थे। हाँ, एक अरुण सिंह और दूसरे BSP के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल सिंह। इन दोनों सीटों पर ही असर दिखा, बाकी सीटों पर नहीं दिखा। अब आप खुद देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा, एक समय में बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा थे, अगर वो जेडीयू में लगातार रहते तो शायद कद बड़ा होता, लेकिन पार्टी से अलग हुए, कद इतना छोटा हो गया कि वो अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए। यही सवाल लोग पूछते भी हैं कि देखिए, एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को तो मैनेज कर दिया, तीसरे नंबर पर रहे, फिर भी राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस मंत्री थे, हाजीपुर जैसे एकदम मतलब जिसको कहते हैं हॉट सीट, वो सीट से वो सांसद थे, रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे थे, चाचा भतीजे की अदावत तक ठीक थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई दाव नहीं खेला, उपेंद्र कुशवाहा पर जरूर दाव खेल दिया। देखिए, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि भविष्य चिराग पासवान है।
अगर कहीं पर पिछड़ों की राजनीति की बात आएगी, दलित राजनीति की बात आएगी, तो बिहार में चिराग पासवान उसमें एक बड़ा चेहरा है जिसमें बीजेपी को भविष्य झलकता है। पशुपति पारस, उन्हें लगता है कि अब शायद वो रिटायरमेंट के टाइम में हैं और पार्टी में भी उनके पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अगर बात करें तो धीरे धीरे सारे बड़े लोग एक तरह से कहें, अब जिस पार्टी के पास 5 सांसद हैं और किसी के पास एक भी सांसद नहीं हो, एक भी विधायक ना हो, तो वो दम कैसे लगाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पार्टी के पीछे के हमेशा एक अच्छे कहें तो संयोजक के तौर पर पशुपति पारस रहे हैं, जिन्हें ये पता होता है कि पार्टी चलाई कैसी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को जिंदा किया। पार्टी टूटने के बाद लगातार वो सड़कों पे रहे, 4 साल तक वो चलते रहे, लगातार चले, हर जिले में गए, एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार गए, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोया, उसके बाद वहां से पार्टी को खड़ा किया और उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा। तो इनके लिए एक ऑप्शन खुला भी है, जैसे उन्होंने कहा अभी मैं एनडीए का पार्ट हूं, आगे हम बिहार जाएंगे, देखेंगे, दौरा करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। देखिए ये तो जब पशुपति पारस को लोकसभा का टिकट नहीं मिला तब भी उस वक्त भी ये चर्चा थी कि क्या वो आरजेडी के पास जाएंगे। लेकिन आरजेडी को भी तो ये लग रहा था कि अगर ये बीजेपी के किसी काम नहीं लायबिलिटी हो जाए, हाँ, तो क्या वो इंडिया गठबंधन में आके हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। और उनके पास चेहरे के नाम पर कौन, एक सिंगल सिर्फ पशुपति पारस। अगर पशुपति पारस को लेकर यह सवाल किया जाए कि मंत्री रहते हुए आपने बिहार को ऐसी कौन सी योजना दी जिसे हर जनमानस को जिसके बारे में पता हो, तो शायद ही कोई योजना निकल कर आएगी। ऐसे तो ये बिहार के कई मंत्रियों को लेकर ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन ये उन पर एक जिस क्षेत्र से आते थे हाजीपुर, हमने तो उस गांव तक की रिपोर्टिंग दिखाई थी जहां पर सबसे ज़्यादा मतों से जीतकर रामविलास पासवान आए। उस गाँव में कभी कोई काम ही नहीं हुआ उनके जीतने के बाद, लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। इसका मतलब है कि आप जब नेता बनते हैं तो आप पब्लिक से दूर हो गए हैं। और चिराग पासवान ने इसे रिवर्स किया है कि वो लगातार लोगों के बीच गए हैं, लोगों से मुलाकात की, अपनी पार्टी के सभी सांसदों को जिताकर ले आए। तो आज की डेट में वैल्यू ज़्यादा है। मुझे लगता है कि पशुपति पारस के पास वक्त है, 1 साल का वक्त है, लेकिन उनको अपने पार्टी में बड़े चेहरों को जोड़ना होगा, तभी वो 243 सीटों या यूं कहें कि जितनी भी सीटों पर वो चुनाव लड़े उसमें वो दम दिखा सकते। तो आपको क्या लगता है, पशुपति पारस ने जो ऐलान किया है सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी करने का, क्या ये उनकी बार्गेनिंग पावर है या फिर वो एनडीए को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी भी दम जो है पशुपति पारस में बचा हुआ? आपको ये भी कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि पशुपति पारस क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा हो सकते हैं? अगर हाँ, तो ये भी आप हमें जरूर लिखिए और पशुपति पारस के आगे की राजनीति पर भी हमें आप जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।